जोसा सीसैप काउंसलिंग एक ऐसा आपके इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन का फेज़ जहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत से डाउट्स होते हैं, बहुत सी कन्फ्यूजन्स होते हैं। बिकॉज भैया अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ जेई मेन, जेई एडवांस, आईआईटी जेई की प्रिपरेशन में लगे हुए थे। और अगर चलो उसके बाद वाले फेज़ में थोड़ा सर्च कर रहे थे कि भैया कौन सा हमारे लिए बढ़िया आईआईटी है, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, डिफरेंट रैंक पे कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, कौन से ब्रांचेस, कैसे, बहुत सी चीज़ें हम पता कर रहे थे। अब इतने में आ जाता भैया हमारे पास जोसा सीसैप काउंसलिंग। तो जोसा सीसैप से रिलेटेड ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को या तो पता नहीं है, या फिर अगर पता है तो कुछ आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन है, कुछ मिथ वगैरह, र्यूमर्स कुछ फैले हुए हैं ऐसे। मतलब कुछ बहुत बड़ा ऐसा कुछ प्लानिंग वगैरह तहत तो र्यूमर्स नहीं फैला है, बट ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसके वजह से स्टूडेंट्स को कई बार प्रॉपर डिटेल्स पता नहीं होते और एक गलत डिसीजन ले लेते हैं, जिसके वजह से एक अच्छा खासा इंस्टीट्यूट मिलता हुआ हाथ से निकल जाता है। तो हम सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में समझेंगे। जोसा सीसैप से बारे में मतलब इस तरीके से हम वीडियो को लेकर जाएंगे कि अगर जोसा सीसैप के बारे में आपको नहीं भी पता है, स्टिल आपको सारा कुछ पता चल जाए कि जोसा सीसैप क्या होता है, कैसे इसके अंदर क्या कुछ करना होता है, और वो छोटी बड़ी गलतियां भी हम हाईलाइट करेंगे जो स्टूडेंट्स हर बार करते हैं, ताकि उनसे आप बच सको और एक स्मूथ आपका जोसा सीसैप काउंसलिंग प्रोसेस निकल सके। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे जोसा सीसैप काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस। और इसी के साथ भैया हमारे पास बात करेंगे कुछ इनके छोटे बड़े मिथ्स के बारे में, र्यूमर्स के बारे में, और कुछ गलतियां जो स्टूडेंट्स अक्सर जोसा सीसैप काउंसलिंग में करते हैं। तो पहले इन शॉर्ट जोसा सीसैप क्या होता है ये समझते हैं। देखिए, आपने जेई एडवांस, जेई मेन का एग्जाम दिया। जेई एडवांस से मोस्टली आपको आईआईटीज एंड कुछ सम अदर कॉलेजेस मिलते हैं, और जेई मेन के थ्रू एनआईटीज, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई एंड अदर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते हैं। अब इनमें आपका आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई और एक इंस्टीट्यूट है आईआईईएसटी शिवपुर, जो कि एनआईटी के कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो ये 4 प्रकार के इंस्टीट्यूट्स आपको जोसा सीसैप काउंसलिंग के थ्रू मिलेंगे। ठीक है, आप जेई मेन और जेई एडवांस का एग्जाम दोगे। जिस दिन आपका जेई एडवांस का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जो कि 2025 में 2 जून डेट दिया गया है, जस्ट उसके अगले दिन जोसा काउंसलिंग चालू हो जाएगा। तो आप जोसा के वेबसाइट पे जाओगे, JOSAA, जोसा के वेबसाइट पे जाओगे एंड वहां लॉग इन करोगे अपने जेई मेन एप्लीकेशन नंबर के साथ। उसके बाद कुछ पासवर्ड्स वगैरह, कुछ रजिस्टर, कुछ डिटेल्स वगैरह मांगे जाएंगे। आपका जोसा का प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही प्रोफाइल क्रिएट करते हो, ऑटोमेटिकली जेई मेन में आपका जो रैंक था और अगर जेई एडवांस में रैंक आया है, देन ये दोनों रैंक चले जाते हैं जोसा के पास। अब जोसा के पास आपका रैंक है। जोसा आपको कुछ ऑप्शन शो करेगा भैया कि हमारे पास ये सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। कौन से इंस्टीट्यूट्स? आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई। तो पहले आप इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करोगे, फिर जिस इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करोगे उस इंस्टीट्यूट में कौन कौन से ब्रांचेस हैं, वो ब्रांचेस के ऑप्शन आएंगे। तो आप एक इंस्टीट्यूट, उसके अंदर का एक ब्रांच, जब ये दोनों सेलेक्ट करते हो, देन वो बनता है एक ऑप्शन। इस प्रकार से आप चाहो तो जितने ऑप्शंस हैं जोसा के अंदर, सारे के सारे ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकते हो। मान लेते हैं आपने 20-30 ऑप्शन सेलेक्ट किए, जो आपको लगता है मेरे इस रैंक पर मिल सकता है। यहां एक छोटी सी गलती, छोटी या कहो तो कई बार बड़ी गलती भी हो जाती है स्टूडेंट से, ये ध्यान रखिएगा। वीडियो में आगे बताएंगे यहां पर क्या गलती हुई कि जो स्टूडेंट्स अपने रैंक के आसपास जो इंस्टीट्यूट्स मिल सकते हैं, सिर्फ वही इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे। इसे हम कहते हैं चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग के दौरान ट्राई करिए कि सिर्फ वो इंस्टीट्यूट्स नहीं जो आपको लग सकता है पिछले साल के कट ऑफ के हिसाब से मुझे इंस्टीट्यूट्स मिल सकते हैं, और भी जितने इंस्टीट्यूट्स जो आपके फेवरेट इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनमें आपको जाने का मन है, भले ही आपके रैंक पर मिले ना मिले, भले ही आपका 30-40 हजार जेई मेन में रैंक है, जेई एडवांस में भी कुछ होगा, लेकिन अगर एलिजिबल हो देन आप आईआईटी बॉम्बे, सीएससी तक को भरिए, क्योंकि इसके कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगते हैं। ये एक एग्जांपल के लिए मैंने बताया कि जो आपको भले ही लग रहा है मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर आपको ऑप्शन पसंद है आप जरूर भरिए। तो ऐसे आप जितने भी ऑप्शंस आपको भरने के माने सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हो, लेकिन हाँ, उन ऑप्शंस को बिल्कुल मत सेलेक्ट करिए जो आप 100% श्योर हो अगर मुझे मिलेगा भी तो भी मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहां पर एक छोटा सा ब्लंडर होता है। क्या होता है? सारी चीजें अभी हम प्रोसेस के बारे में समझ रहे हैं, इसके बाद गलतियां क्या होती है वो हम आगे थोड़ी देर में समझेंगे। तो इस तरीके से आपको जितने ऑप्शंस पसंद है वो आपने सेलेक्ट कर लिए, फिर इसका प्रेफरेंस ऑर्डर अरेंज करते हो। ठीक है, कि इन ऑप्शन में से जो आपको सबसे बेस्ट लग रहा है उसे आप नंबर 1 पे रखोगे, फिर उसके बाद जो आपको सेकंड बेस्ट लग रहा है उसे नंबर 2 पे, थर्ड बेस्ट नंबर 3, इस तरीके से आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में नीचे तक आओगे। ध्यान रखिए, किसी भी 2 ऑप्शन को अगर आपको कंफ्यूजन है भैया
कि ये ऑप्शन मेरे लिए बेहतर है कि ये ऑप्शन बेहतर है, पहले कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए, तब जाके इसका प्रेफरेंस ऑर्डर अरेंज करिए। क्योंकि कई बार होता है कि स्टूडेंट्स अभी कंफ्यूजन में रहते हैं, कुछ थोड़ा बहुत एक्सचेंज कर देते हैं ऑप्शंस को, भैया मुझे पता नहीं चल रहा है ये बेहतर वो बेहतर, और इसके बाद जैसे ही सारा प्रेफरेंस ऑर्डर अरेंज कर लेते हो, देन आपको ऑप्शन दिया जाता है लॉक चॉइस करने का। जो आपने चॉइस फिलिंग कर दी, प्रेफरेंस ऑर्डर दे दिया, उसके बाद चॉइस लॉक कर दो। एक बार चॉइस लॉक कर दोगे, उसके बाद चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। फिर चाहे आपको कंफ्यूजन था, बाद में कुछ और रियलाइज होता है, तो सोच समझ के प्रेफरेंस ऑर्डर अरेंज कर दिए हो ठीक है, बट चॉइस को लॉक मत करिए। आपका जिस दिन ये प्रेफरेंस ऑर्डर अरेंज करने, चॉइस फिलिंग का डेट खत्म होगा, डेडलाइन होगा, उस दिन ऑटोमेटिकली चॉइस फिलिंग लॉक हो जाती है। ठीक है, अगर आप लॉक नहीं भी करोगे उस दिन ऑटोमेटिकली खुद ब खुद लॉक हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है भैया अगर लॉक नहीं करूंगा, ये अगेन एक मिथ है, बहुत लोगों को लगता है अगर लॉक नहीं करूंगा तो शायद मेरे प्रेफरेंस ऑर्डर को कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, तो जल्दीबाजी में पहले ही लॉक करके बैठ जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, अगर आप लॉक नहीं करोगे वो खुद ऑटोमेटिकली डेडलाइन वाले दिन, जैसे डेडलाइन खत्म होगा आपका, उस दिन लॉक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका पहला राउंड ऑफ काउंसलिंग चालू होगा। पहला राउंड ऑफ काउंसलिंग में क्या होता है कि आपके नीचे से जो आपने ऑप्शंस भर रखे हैं उसे नीचे से वो देखना चालू करेगा। नीचे मतलब जो सबसे लास्ट प्रायोरिटी था आपका, नीचे से धीरे धीरे ऊपर जाएगा जहां तक आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। सपोज करो आपने 20 ऑप्शंस भरे, 20वें ऑप्शन से वो चालू करेगा। अगर 20वां ऑप्शन आपको मिल सकता है, कैसे मिलेगा अभी बात करेंगे। सपोज करो 20वां ऑप्शन मिल सकता है तो ठीक है, 19वें को भी चेक करेगा, 19th को भी। अगर 19वां ऑप्शन भी मिल सकता है तो 18th को चेक करेगा। 18वां भी अगर मिल सकता है तो 17वें को चेक करेगा। 17वां भी मिल सकता है 16वें को चेक करेगा। सपोज करो 16वां तक भी मिल रहा है, 15वें को चेक करेगा। 15वां अगर नहीं मिल पा रहा है देन 16 पे आपका फाइनल बुक कर देगा। तो आप देखो नीचे से धीरे धीरे जो बेस्ट हो सकता था, अगली बार थोड़ा और बेस्ट, अगली बार थोड़ा और बेस्ट, तो धीरे धीरे बेस्ट की तरफ जाता है। अगला मिथ स्टूडेंट्स को लगता है कि भैया कहीं मेरा प्रेफरेंस ऑर्डर कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए, अभी लॉक कर देता हूं, पहले राउंड में जो मुझे चाहिए था मुझे मिल चुका है, कहीं अगले राउंड में सीट्स कुछ इधर उधर हुए और इसके नीचे का ऑप्शन मुझे ना मिल जाए। ऐसा नहीं होता। जो एक बार आपको मिल चुका है, अगली बार अगर दूसरे राउंड में मिलना होगा, क्योंकि जोसा के अंदर यूजुअली 6 राउंड्स होते हैं, कभी कभार टाइम की कमी की वजह से किसी साल 5 राउंड भी हो जाते हैं, बट यूजुअली 6 राउंड ऑफ काउंसलिंग जोसा में होते हैं। तो कभी भी किसी भी राउंड में आपको इससे बेटर ही सीट मिलेगा। इससे नीचे का सीट अगर मिल रहा होगा देन वो नहीं मिलेगा। जो आपको मिल चुका है वो लॉक हो चुका है। ये तभी चेंज होगा अगर इससे बेटर का ऑप्शन, इससे बेटर ऑप्शन आपको किसी दूसरे राउंड में मिल रहा हो। तो कभी भी फ्रीज मत करिए। आगे बढ़ने से पहले फ्रीज फ्लोट स्लाइड समझ लेते हैं। फ्रीज अगर आप किसी भी राउंड में अगर आप क्लिक कर देते हो, मतलब अगर आपको कोई भी ऑप्शन मिल चुका है, ठीक है, किसी भी राउंड में, अब कैसे मिलता है, कैसे जोसा कैसे पता चलेगा आपको कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। बट सपोज करो किसी भी राउंड में आपको पहली बार अगर सीट अलॉट हुआ है, जरूरी नहीं कि हर किसी को पहले राउंड में ही सीट अलॉट हो जाए। सपोज करो आपने 20 ऑप्शन भरे, पहले राउंड में 20 में से कुछ भी आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो पहले राउंड में आपको कुछ नहीं मिला। फिर दूसरे राउंड में देखा जाएगा भैया, दूसरे राउंड में सपोज करो कुछ मिल गया या फिर नहीं मिला, तो फिर तीसरे राउंड में, मतलब जिस राउंड में भी पहली बार आपको सीट मिलता है उस समय से आपको ऑप्शन मिलना चालू हो जाएगा कि इस राउंड में आपको ये सीट मिल चुका है। आप फ्रीज करना चाहोगे, फ्लोट या स्लाइड। फ्रीज मतलब भैया कि मुझे ये ऑप्शन पसंद है, अब मैं इसके आगे फर्दर काउंसलिंग राउंड में नहीं जाना चाहता, बट इसकी जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स को लगता है भैया, अगेन जैसे चॉइस फिलिंग वाला था, कि अगर कोई सीट मिल चुका है, अगर इसे फ्रीज नहीं करूंगा तो हो सकता है अगली बार नीचे का ऑप्शन मिल जाए, जिसके चक्कर में लोग जल्दीबाजी में फ्रीज कर देते हैं। या फिर लास्ट राउंड तक अगर फ्रीज करना भूल गया तो शायद मेरा सीट चला जाए, बट ऐसा नहीं होता। अगर आपको कोई सीट मिल चुका है और उसके लिए कुछ नेसेसरी इनिशियल स्टेप्स होते हैं, क्या होते हैं अभी बात करेंगे, वो अगर फुलफिल कर चुके हो, फिर चाहे सीट फ्रीज किए हो, फ्रीज फ्लोट स्लाइड कुछ भी नहीं क्लिक किए हो लास्ट राउंड तक, स्टिल आपको जो ऑप्शन मिल चुका है वो ऑटोमेटिकली लास्ट राउंड के डेडलाइन जैसी खत्म होगा उस दिन फ्रीज हो जाता है। तुम आप फ्रीज नहीं भी करोगे वो खुद फ्रीज हो जाएगा लास्ट दिन। कुछ इनिशियल बेसिक से स्टेप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कुछ पेमेंट वगैरह अगर वो कर चुके हो देन आपका ऑटोमेटिकली लास्ट दिन फ्रीज हो जाएगा, सबसे आखिरी राउंड ऑफ काउंसलिंग के दिन। ठीक है, ये एक बात हुई।
और दूसरा बात भैया कि एक बार जो सीट मिल गया अगले राउंड में उससे बेटर ही मिलेगा, या तो यही रहेगा नहीं तो इससे बेटर मिलेगा, इससे नीचे नहीं जा सकता। अब आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते भैया दो चीज़ें बात करेंगे कि पहली बार सीट मिलने पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या कुछ पेमेंट फी पेमेंट वगैरह होगा। बट उससे पहले हम बात करते हैं भैया जोसा को कैसे पता चलता है कि मुझे कौन सा सीट मिलेगा कौन सा नहीं, मेरा कब सीआरएल रैंक यूज होगा कब कैटेगरी रैंक यूज होगा। देखो हर कॉलेज में जो भी आपने ऑप्शन प्रेफर फिल आउट किया है, इस कॉलेज में ये ब्रांच, ठीक है, तो जिस कॉलेज के जिस ब्रांच को आपने सेलेक्ट किया है उस कॉलेज के उस ब्रांच में इंस्टीट्यूट ने डिसाइड किया होगा इतने सीट्स हम ओपन रखेंगे, और इतने सीट्स में से इतने, जैसे सपोज करो 60 सीट है तो 60 में से सपोज करो 20-30 सीट्स ओपन कैटेगरी के लिए, इस पे कोई रिजर्वेशन नहीं है, कुछ सीट्स ओबीसी के लिए, कुछ सीट्स एससी एसटी, कुछ सीट्स फीमेल सुपरन्यूमरी सीट्स। तो इस प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे भैया कि कोई भी इंस्टीट्यूट जोसा सीसैप के अंदर या फिर किसी भी काउंसलिंग के अंदर अगर कुछ रिजर्वेशंस वगैरह लाती है देन वो प्रॉपर पहले से वो ब्रेकअप होता है आपका सीट्स वगैरह की, कि जो आपने ऑप्शन चुना है जिस कॉलेज के अंदर जो ब्रांच, उसके अंदर कितने टोटल सीट्स हैं, कौन से कितने सीट्स किस रिजर्वेशन के लिए हैं, वो सारी चीज़ें पहले से होती हैं। तो सपोज करो आपने 20 ऑप्शंस भरे थे, सबसे पहले आपका 20वां ऑप्शन ट्राई करेगा। अगर आपके पास कोई कैटेगरी रैंक भी है और अगर सीआरएल रैंक भी, अगर सीआरएल रैंक है तो सिर्फ सीआरएल रैंक यूज होता है, कैटेगरी रैंक है देन सेकंड राउंड में आपका सेकंड राउंड मतलब दूसरी बार में कैटेगरी रैंक भी यूज होगा। अब दूसरी बार मतलब क्या समझिए, पहली बार में आपका सबसे पहले सीआरएल रैंक यूज करेगा और देखेगा जो सबसे लास्ट ऑप्शन आपने भर रखा है वो ऑप्शन आपको मिल सकता है कि नहीं। अब ये कैसे पता चलेगा भैया मिल सकता है कि नहीं, तो आपका जो रैंक है आपसे बेटर वाले जितने रैंक है उनका काउंसलिंग ऑलरेडी हो चुका है, मतलब सबसे पहले आपका सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो पहले रैंक जिसका AIR 1 है उसका चेक करना चालू करता है, ठीक है। AIR 1 को कोई ना कोई तो सीट मिल ही जाएगा किसी ने, क्योंकि सारे अभी AIR 1 से पहले किसी को अलॉट हुआ नहीं है तो सारे के सारे सीट्स खाली हैं। तो AIR 1 को जो सीट मिल गया उस मतलब किसी कॉलेज के किसी ब्रांच में वो सीट मिला होगा तो उस कॉलेज के उस ब्रांच का एक सीट फिल हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से धीरे धीरे आपके रैंक तक आते आते आपके बेटर वाले जितने रैंक है धीरे धीरे उनको कोई ना कोई सीट अलॉट हो चुका होगा। पहले राउंड के बारे में अगर बात कर ले, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जोसा के अंदर सबको कुछ ना कुछ सीट अलॉट हो चुका होगा, तो बहुत सारे आपके इंस्टीट्यूट्स के बहुत सारे ब्रांचेस यानी कि डिफरेंट ऑप्शंस में बहुत सारे सीट्स फिल हो चुके होंगे। तो अब देखा जाएगा कि आपने जो जैसे 20 आपने ऑप्शंस भरे थे तो 20 में सबसे नीचे वाले ऑप्शन में आपने जो भर रखा है जिस इंस्टीट्यूट में जो ब्रांच, पहले सीआरएल रैंक यूज करेगा यानी कि जिसके ऊपर कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो आपने जिस इंस्टीट्यूट का जो ब्रांच भर रखा है क्या उस इंस्टीट्यूट के उस ब्रांच में ओपन कैटेगरी यानी कि जिस पे कोई रिजर्वेशन नहीं है क्या उसके अंदर अभी भी सीट्स खाली हैं, अगर हाँ तो आपको वो सीट अलॉट हो जाएगा, और अगर नहीं खाली हैं देन उसी समय फिर आपका कैटेगरी रैंक देखा जाएगा। फिर देखा जाएगा भैया कि आपने जिस इंस्टीट्यूट का जो ब्रांच प्रेफर किया है उस इंस्टीट्यूट के उस ब्रांच में जो कैटेगरी रैंक, मानते ओबीसी कैटेगरी आपका है तो ओबीसी कैटेगरी वाले सीट्स खाली अगर हैं तो आपको सीट अलॉट हो जाएगा ओबीसी रैंक से, वरना फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। अब अगर सपोज करो आपको 20वां ऑप्शन किसी भी तरीके से मिल रहा है तो फिर उसके बाद चेक करेगा 19वां ऑप्शन मुझे मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। इस तरीके से वो चेक करता हुआ चला जाएगा और जो आपको बेस्ट पॉसिबल हो सकता था वो सीट आपको अलोकेट कर देगा। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स को एक बात लगता है भैया कि 20वें ऑप्शन पे मैंने कुछ ऐसा भर दिया है जो कि मुझे नहीं मिल सकता, पिछले साल के कट ऑफ के हिसाब से मुझे नहीं मिल सकता, लेकिन 15वें ऑप्शन पे कुछ ऐसा है जो कि मुझे ब्रांच पसंद है लेकिन पिछले साल बहुत सारे कम कट ऑफ पे स्टूडेंट्स ने सिलेक्ट किया, स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानकारी नहीं या फिर कुछ भी XYZ रीजन हो सकता है जिसके वजह से जो 15वां ऑप्शन है सपोज करो वो 1 लाख रैंक पे क्लोज हुआ था, ऐसे 1 लाख पे जोसा के अंदर यूजुअली जाता नहीं है, चलो 70,000 पे क्लोज हुआ था, ठीक है। मुझे वो ब्रांच पसंद है, मुझे वो ऑप्शन उस इंस्टीट्यूट का वो ब्रांच पसंद है, पर 20वां वाला जो मेरा ऑप्शन है मुझे पर्सनली पसंद नहीं, लेकिन स्टिल अगर कुछ नहीं मिले तो ये भी चलेगा, इसका बहुत बढ़िया कट ऑफ जाता है भैया, 50-60 हज़ार चला जाता है, 50 हज़ार मान लेते हैं और इसका 70 हज़ार जाता है, मेरा रैंक है 60 हज़ार, तो उस हिसाब से अगर नीचे से चेक करना चालू करेगा तो मुझे ये वाला सीट तो मिला नहीं, मानते 20वां ऑप्शन ही मुझे 20वां ऑप्शन मिला नहीं क्योंकि 60 हज़ार पे पिछले बार क्लोज हुआ था और ये 50 हज़ार पे भैया
मतलब मेरा रैंक 60,000 है और पिछले बार ये 50,000 पे ही क्लोज हो गया था, तो हो सकता है इस साल मिल जाए, लेकिन अगर इस साल भी नहीं मिला तो क्या ऊपर फिर ये जा ही नहीं पाएगा, मतलब इसी पे अटक के रह जाएगा? नहीं, लगभग सारे ऑप्शंस को चेक करता है, धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाता है, जो आपको मिल पाए बेस्ट पॉसिबल ऊपर तक वो आपको दे देता है। तो भले ही ये 20वां ऑप्शन आपको मिले ना मिले, स्टिल ये ऊपर के ऑप्शंस चेक करेगा। हो सकता है ऊपर में कोई ऑप्शन हो जो कि आपको मिल जा रहा हो, ठीक है, तो आपको मान लेते 15वां ऑप्शन मिल गया। लेकिन एक बार 15वां मिल गया, उसके बाद दूसरे राउंड ऑफ काउंसलिंग में ये इसके ऊपर का ही चेक करेगा, उसके नीचे का फिर चेक नहीं करेगा। तो हो सकता है आपको उस समय 15वां ऑप्शन जो आपने भरा वो पसंद आ रहा हो, लेकिन कुछ आपने रिसर्च किया बाद में, फिर आपको 15वां ऑप्शन पसंद नहीं आ रहा, भैया इसके अंदर प्लेसमेंट्स में कुछ गिमिक है, कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से मुझे पसंद नहीं आ रहा। तो ये चीजें पहले से रिसर्च करके रखिए कि जो आज आपको पसंद आ रहा है वो एक्चुअल में ढंग का है कि नहीं, वो चीजें पहले से आप पता करके रखिए। तो ये चीजें हो गई। अब हम जानते भैया कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या लगते हैं। तो देखो, पहले राउंड मतलब जिस राउंड ऑफ काउंसलिंग में भी पहली बार आपको सीट अलॉट होगा, हो सकता है फर्स्ट राउंड में कुछ भी सीट अलॉट ना हुआ हो, सेकंड राउंड में हुआ हो, थर्ड राउंड में, जब भी कभी आपको पहली बार सीट अलॉट होगा उस समय आपको बोला जाएगा भैया एक पार्शियल सीट एक्सेप्टेंस फी, वो पे करिए, ठीक है। 2 फी होता है, एक फी अभी भरवाया जाएगा और एक फी लास्ट में। एक सीट एक्सेप्टेंस फी होता है और एक पार्शियल एडमिशन फी होता है, ठीक है। सीट एक्सेप्टेंस फी जितना मुझे लग रहा है पहले सीट एक्सेप्टेंस फी पे करते हैं, दोनों फी ऑलमोस्ट इक्वली होते हैं, आपका लगभग 30 से 40,000 के बीच में वैरी करता है दोनों का दोनों ही फी। पहली बार जितना मुझे याद आ रहा है सीट एक्सेप्टेंस फी, जो आपको सीट मिला है वो आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो एक स्पेसिफाइड डेट के अंदर पहले राउंड ऑफ काउंसलिंग के अंदर, ये बड़ा टाइम फ्रेम, बड़ा विंडो होता है, शायद 1 वीक या 7-8 दिन का ऐसा कुछ विंडो होता है, जब आपका पहला राउंड ऑफ काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा जोसा का। दिन 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन के आसपास का आपको समय मिलेगा। आपको डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपको अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, जितने भी आपको आपने जोसा के पोर्टल पे शुरू में डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, उन सब चीजों की, या फिर शायद मतलब देखो जोसा के अंदर शुरू में जितना मुझे लग रहा है डॉक्यूमेंट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट शायद उस समय मतलब किसी एक समय आपका डॉक्यूमेंट का उतना मुझे प्रोसेस याद नहीं आ रहा, और अभी इनके बिजनेस रूल्स अपडेट नहीं हुए, लेकिन किसी एक समय डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, बट उसका वेरिफिकेशन अभी होता है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद, मतलब जब भी आपको पहली बार सीट मिलेगी, या तो रजिस्ट्रेशन के समय आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, या फिर आप फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो। और लेकिन जब भी अपलोड करते हो, ठीक है, आपका वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के, फर्स्ट राउंड नहीं, जब आपको पहली बार सीट अलॉट हो जाएगा उसी समय होता है। आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट्स वगैरह जो भी चीजें होनी हुई, सपोज करो आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह जमा किया, लेकिन आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, और जो आपको सीट मिल रखा था वो कैटेगरी रैंक से मिल रखा था, वो सीट आपका कैंसिल हो जाएगा और फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपको एज ए जनरल कैंडिडेट ट्रीट करते हुए चला जाएगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स में अगर गड़बड़ है तो आपको कुछ दिन का समय दिया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वापस से रीअपलोड करने के लिए, ठीक है। और पहले राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपका ज्यादा बड़ा विंडो होता है, बाकी उसके बाद 2-3 दिन का ऐसा हर राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद समय मिलेगा, बट पहले राउंड में ज्यादा समय इसलिए मिलता है क्योंकि भैया मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पहले राउंड में सीट मिल जाता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जोसा को करना पड़ता है, तो वहां पे समय चाहिए होता है। और आपको उसी समय आपको सीट एक्सेप्टेंस फी भी पे करना पड़ेगा। सपोज करो कुछ डॉक्यूमेंट में गड़बड़ होती है या फिर सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं कर पाते हो पहले राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद, मतलब जब भी आपको पहली बार सीट अलॉट हुआ है और डेट पार हो जाता है, देन आपको सीट कैंसिल कर दिया जाएगा और जोसा काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो ये चीजें होती हैं। लेकिन एक बार आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दिया, फिर उसके बाद मान लेते हैं सेकंड राउंड में आपको दूसरा सीट मिलता है, तो हर बार ये पे करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार आपने पे कर दिया, ठीक है। अब लास्ट में जब भी आप फाइनल सीट कंफर्म करोगे उस समय आपको पार्शियल एडमिशन फी पे करना पड़ता है, जो कि अगेन 30 से 40,000 के बीच में वैरी करता है, ठीक है। मोटा मोटी मिला के एक जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 70 से 80,000 के बीच में ये फी हो सकता है, दोनों फी मिला के। इस फी का जोसा काउंसलिंग से 2 से 3,000 रुपए अपना कुछ प्रोसेसिंग फी कट करके बाकी सारा फी आपके जो जिस इंस्टीट्यूट में फाइनली एडमिशन हो रहा है उस इंस्टीट्यूट का आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का फी है उसमें पे कर दिया जाता है। और अगर सपोज करो किसी इंस्टीट्यूट का फी बहुत कम है, मतलब इतना कम है कि आपका वो जो 70-80 हजार रुपया गया है इधर से जोसा की तरफ से, उससे भी कम है पहले सेमेस्टर का फी, देन वो उसमें से बाकी रिमेनिंग फी आपको रिफंड किया जाता है। और अगर कुछ फी सपोज करो 1 लाख रुपए टोटल फर्स्ट सेमेस्टर का फी बनता है और इधर से 75,000 रुपया गया है, देन 25,000 रुपये और पे करोगे इंस्टीट्यूट में जाने के बाद। और अगर सपोज करो उस इंस्टीट्यूट का फी सिर्फ 50,000 है, देन 25,000 आपको रिफंड किया जाएगा बाद में, ठीक है।
तो ये चीज़ें समझ लीजिए। इसके बाद फ्लोट एंड स्लाइड का कुछ मतलब समझ लेते हैं। फ्रीज का मतलब तो समझ गए। फ्लोट का मतलब ये होता है भैया किसी राउंड ऑफ काउंसलिंग मुझे कुछ सीट अलॉट हुआ है, मुझे फ्रीज नहीं करना है लेकिन मुझे आगे वाले राउंड में बढ़ना है, देन आपको या तो फ्लोट या तो स्लाइड पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप फ्लोट पे क्लिक करते हो, इसका फ्लोट सेलेक्ट करते हो, इसका मतलब कि मेरे और जितने भी बेटर ऑप्शंस मैंने डाल रखे थे सारे ऑप्शंस मुझे देखने का मन है, इन सभी ऑप्शंस में से मुझे जो बेटर ऑप्शन मिल जाए वो ऑप्शन मुझे चाहिए फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग में। बट स्लाइड कहता है भैया, स्लाइड ऑप्शन अगर सेलेक्ट करते हो कि इस जिस इंस्टीट्यूट के जिस ब्रांच में मुझे अभी मिला है, पहली बार भी जो सीट अभी तक मिला हुआ है, उसी इंस्टीट्यूट का मुझे अगर कोई दूसरा ब्रांच मैंने इसके ऊपर प्रायोरिटी में फिल कर रखा है, वो ऑप्शन मुझे चाहिए, सारे ऑप्शंस मुझे इसके ऊपर के नहीं चाहिए। ठीक है, ये बस आपको एक मौका देगा कि सपोज करो बाद में रियलाइज होता है कि बाकी इंस्टीट्यूट्स मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ इसी इंस्टीट्यूट में मुझे कुछ चीजें देखनी है, देन स्लाइड ऑप्शन है। बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए यही प्रीफर्ड होता है कि आप फ्लोट देखिए, क्योंकि सारे ऑप्शंस आपने खुद ही भरे हैं, आपको कई सारे इंस्टीट्यूट्स इससे बेहतर पसंद आते होंगे देन फ्लोट। लेकिन अगर आपको लग रहा है भैया मुझे इसी इंस्टीट्यूट का दूसरा बेटर ब्रांच अगर मैंने कुछ भर रखा है इसके ऊपर, देन आपके लिए स्लाइड है। ठीक है, और इसके बाद एक डाउट रहता है स्टूडेंट्स का भैया कि अगर जोसा काउंसलिंग में मैं नहीं बैठ पाया, मैं फिल ही नहीं कर पाया, जोसा काउंसलिंग से मैं बाहर हो गया था, सीट विड्रॉ कर लिया था, कुछ भी हुआ था, क्या सीसैप में मैं बैठ पाऊंगा कि नहीं? बिल्कुल बैठ पाओगे। जोसा और सीसैप का आपस में कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इतना लेना देना है कि अगर जोसा के अंदर कोई सीट अलॉट हो चुका है आपको, उसके बाद भी सीसैप में जाना चाहते हो, देन वो सीट सीसैप को ट्रांसफर कर दिया जाता है, कि सीसैप को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि इनको ये सीट जोसा के अंदर ऑलरेडी मिल चुका है, इस सीट को इन्होंने विड्रॉ नहीं किया, मतलब इनके पास अभी भी ये सीट है। तो सीसैप के अंदर भी जब आप प्रेफरेंस ऑर्डर, सीसैप के अंदर एक नया प्रेफरेंस ऑर्डर भरते हो, तो अगर लगता है भैया जोसा के अंदर कुछ गलती हो गई थी, तो अगर आपके पास अभी भी मौका है, देन सीसैप के अंदर एक नया प्रेफरेंस ऑर्डर जो खुद से आपको बढ़िया लग रहा हो, एक वापस से नया प्रेफरेंस ऑर्डर आप भरते हो। ठीक है, मौका आपको मिलता है। तो उसमें देखा जाएगा अगर आपने वो सीट जो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है आपने इधर भरा है, तो देखा जाएगा वो किस प्रेफरेंस नंबर पे है। ठीक है, अगर सीसैप में इसके ऊपर का कुछ मिलता है देन ही वो सीट अपग्रेड होगा, वरना अगर इसके नीचे का कुछ मिल रहा है तो आपका यही सीट जो जोसा में मिल चुका है वो रिटेन रहता है। वरना इसके अलावा और ये जो भी सीट एक्सेप्टेंस फी, पार्शियल एडमिशन फी जो भी पे किए हुए हो, ये सारी चीजें सीसैप तक ट्रांसफर होती हैं। सीट विड्रॉ करने के बारे में अगर हम बात कर ले भैया, देन किसी भी काउंसलिंग में आप सिर्फ लास्ट राउंड से पहले वाले राउंड तक सीट विड्रॉ कर सकते हो। अगर जोसा में 6 राउंड है तो 5वें राउंड तक आप सीट विड्रॉ कर सकते हो। एक बार लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाए तब आप सीट विड्रॉ नहीं कर सकते। चाहो तो हाँ, सीट कैंसिल वगैरह कुछ करने का मन है तो आप आगे प्रोसीड मत करो, लेकिन कोई पैसे रिफंड नहीं होंगे। लेकिन सीट विड्रॉ का अगर प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करते हो, लास्ट राउंड से पहले वाले राउंड तक अगर आप सीट विड्रॉ करते हो, देन आपकी जितने भी प्रोसेसिंग फी वगैरह हैं सिर्फ वो काट के बाकी सारा फी आपको रिफंड कर दिया जाता है। सिमिलर सीसैप के अंदर अगर 2 राउंड है तो पहले राउंड में अगर आप करना चाहते हो कैंसिल विड्रॉ वगैरह तो कर सकते हो, लास्ट राउंड में नहीं कर पाओगे। ये चीजें हो गई कुछ। अब अगर हम मिथ वगैरह के बारे में बात कर ले भैया, तो पहली बात तो भैया कि आप ट्राई करिए कि जितने ज्यादा से ज्यादा, भले ही मुझे मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, सारे ऑप्शंस फिल आउट करिए। और खासकर किसी भी काउंसलिंग, जोसा सीसैप के अलावा भी जो भी स्पेशल राउंड होता है या स्पॉट राउंड होता है, जैसे जोसा सीसैप के लिए वो सीसैप है, तो उस राउंड में जो आपको नहीं भी लग रहा, नहीं भी मिल सकता इस रैंक पे, वो भी भरिए, क्योंकि सीसैप बहुत फ्लक्चुएटिंग होता है। खासकर जितने पीछे वाले रैंक पर जाओगे ना, वहां और बहुत फ्लक्चुएट करता है। कई बार कोई ऑप्शन 70,000 पे क्लोज हो रहा है, कोई 50,000 पे, वही ऑप्शन कभी 80,000 पे क्लोज हो सकता है। तो सीसैप का कोई भरोसा नहीं है। ऊपर से अगर आपके पास कैटेगरी रिजर्वेशन SC ST का है, कभी 1,80,000, कभी 2.5 लाख रैंक, बहुत फ्लक्चुएटिंग चीजें होती हैं। ठीक है, फ्रीज आपको जल्दीबाजी में कभी नहीं करना है। लास्ट राउंड तक सारे स्टेप्स, अगर जो इनिशियल डॉक्यूमेंट पेमेंट वगैरह कर चुके हो, लास्ट राउंड में ऑलरेडी वो फ्रीज हो जाएगा अगर विड्रॉ नहीं करते हो तो। फिर उसके बाद भैया चॉइस ऑर्डर बिल्कुल मैटर करता है। जैसे शुरू में मैंने जितने कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स लेके समझाए, मतलब जितने केसेज हो सकते थे सारी चीजें मैंने समझाई कि चॉइस ऑर्डर प्रॉपरली अच्छे से बनाइए, जब तक श्योर ना हो उसको लॉक मत करिए। और जोसा कभी भी आपको डाउनग्रेड नहीं करेगा, सीसैप में भी डाउनग्रेड नहीं करेगा। जो मिल चुका या तो वही या उससे बेहतर मिलेगा आपको अगले राउंड ऑफ काउंसलिंग में। आप पहले राउंड के बाद मॉडिफाई नहीं कर सकते चॉइसेस को, तो बहुत श्योर हो तभी उसके बाद चॉइस लॉक करिए, वरना जल्दीबाजी नहीं है। ऐसे भी डेडलाइन खत्म होते ही आपका चॉइस लॉक हो जाएगा।
कैटेगरी आपका बहुत मैटर करता है। जैसे मैंने बताया कि SC ST के अंदर जो जिसके अंदर और पीछे वाले रैंक तक चीज़ें मिलती हैं, आपकी चीज़ें बहुत फ्लक्चुएट करती हैं, तो वो एकदम बहुत ज़्यादा सीरियसली आप जो कट ऑफ पिछले साल क्लोज हुए थे उनके ऊपर रिलाई करने की जरूरत नहीं है, उससे बस एक आइडिया ले सकते हो। बट हाँ, वो इंस्टीट्यूट्स कभी मत फिल करिए जहाँ पे 110% श्योर हो कि ये अगर मुझे मिलेगा भी तो भी मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि कई बार वो ऑप्शंस मिल जाते हैं लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक और विड्रॉ नहीं कर पाते हो, दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद भैया कि CSAP के बारे में, आपको CSAP के बारे में एक चीज रह गया था कि IIT NIT IIIT GFTI जोसा के अंदर है। CSAP में सिर्फ NIT IIIT GFTI है, IIT नहीं है हमारे पास। और हर राउंड में आपको फी नहीं पे करना पड़ता। अगर हर राउंड में आपका सीट अपग्रेड होते रहता है, हर राउंड में आप पे नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ पहली बार आप पे करते हो और लास्ट में जब आपका जो फाइनल सीट कंफर्म करते हो। तो ये सारी चीजें, काफी एक बड़ा वीडियो बन चुका है क्योंकि बहुत सी चीजें हमने कवर की जिन्हें जोसा CSAP के बारे में कुछ नहीं पता था, उनके बारे में भी हमने ट्राई किया कि बहुत सी चीजें उनको पता चले, कुछ मिथ्स वगैरह। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अभी भी अगर मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रही है, डाउट्स है, कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग में 1-on-1 गूगल मीट वीडियो कॉल पे डाउट्स पूछ सकते हो। मैं ही गाइड करता हूं, हमारी ही तरफ से दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो देन लाइक शेयर पर दिल खोलकर करिएगा और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।